हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स। वहां पे कुछ रह गए थे, वीडियो काफी लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जो मेथड्स छूटे हुए हैं उनको सेकेंड वीडियो में कवर किया जाए। ठीक है ना? तो हमारा जो लास्ट रिएक्शन था वहां पे पिछले वीडियो में पार्ट 1 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है ना? तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो थोड़ा सा बैकअप लेते हैं वहां से। क्या किया था हमने? बताया था कि जब एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स की जब रिएक्शन कराते हो एचएक्स के साथ में, ठीक है ना, तो जो एचएक्स है, एचएक्स मतलब हैलो एसिड, उसका जो एक्स पार्ट है वो किस कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है ना? तो एल्कीन्स को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, याद करो। एक था आपका सिमेट्रिकल एल्कीन्स और सेकंड वाज अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। दो तरह की एल्कीन्स थी, वन वाज सिमेट्रिकल एल्कीन एंड सेकंड वाज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल, हाउ सिमेट्रिकल एल्कीन्स विल रिएक्ट विद एचएक्स, ये मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था वहां पे। तो नाउ कम टू द हाउ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे हो? डिफरेंट हो। जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के एक तरफ दो कार्बन है, एक तरफ एक कार्बन है, तो ये कैसा है? दिस इज अनसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है ना? हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हो गया आपका प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना? ये प्रोपीन है। तो ये कैसा है? ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है? तो हाउ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स रिएक्ट्स विद HX, तो इसको भी हम, इसकी जो रिएक्शन है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा है ना? वो दोनों मेथड्स कौन कौन से हैं? वन इज द मार्कनिकोव रूल, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं अपने हिसाब से मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। और सेकंड आपका आ जाता है कौन सा? एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसी को हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ को कौन सा? पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को हम बोलते हैं खरास इफेक्ट। KHARASCH, और इफेक्ट की स्पेलिंग आपको पता है। ठीक है ना? मतलब एडिशन ऑफ HX to unsymmetrical alkene governed by these two rules। ठीक है ना? तो सबसे पहले किस पे आते हैं? लेट्स स्टार्ट विद मार्कोनिकॉफ। बोर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा पड़ जाता है, स्पेस कम मिल जाता है मुझे। ठीक है? तो मार्कोनिकॉफ में देखो क्या होता है। एमके साहब ने क्या कहा? मार्कोनिकॉफ कहता है कि जब भी आप प्रोपीन की रिएक्शन करवाते हो, या प्रोपीन लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, किसके साथ में? HBr के साथ में। ध्यान रखिएगा, अगर HBr के साथ में रिएक्शन हो रही है तभी वो मार्कोनिकॉफ है, अदरवाइज वो मार्कोनिकॉफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो मार्कोनिकॉफ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। जैसे यहां पे अगर हम HCl ले लें तो HCl भी HBr की तरह ही रिएक्शन करेगा, but the reaction will not be counted as Markovnikov. Simply it is that will following the Markovnikov rule. ठीक है? तो how this HBr reacts with propene? तो according to Markovnikov, the Br of HBr will bond to that unsymmetrical carbon। अब देखो सॉरी, अनसेचुरेटेड कार्बन, अनसिमेट्रिकल नहीं, अनसेचुरेटेड मतलब दोनों वो कार्बन जो किससे बॉन्डेड है? डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक है ना? तो ये कार्बन कैसे हो जाएंगे? ये अनसेचुरेटेड, वैसे पूरा कंपाउंड अनसेचुरेटेड है। ठीक है ना? या तो हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, द Br माइनस, HBr टूटेगा H प्लस एंड Br माइनस। तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि जो HBr का Br माइनस है वो दोनों कार्बन में से, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होंगे। मतलब Br को किससे जुड़ना चाहिए? CH को। ठीक है ना? जब Br इससे जुड़ेगा तो H अपने आप से दूसरे में जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH
Br और इधर हो जाएगा CH3। दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं है कि Br इससे नहीं जुड़ेगा, टू सम लिटिल एक्सटेंट द Br ऑफ दिस कंपाउंड विल ऑल्सो कंबाइन विद CH2, ठीक है ना। तो उससे जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा बाई प्रोडक्ट वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड Br। दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड दिस वन इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग है फेवरेबल कंडीशंस में, तो ये मेजर बन जा रहा है और ये कैसा बन जा रहा है, माइनर हो जा रहा है, ठीक है ना। कभी ये क्वेश्चन पूछता है आपसे सीबीएसई में कि इन मार्कोनिकॉफ why 2 bromopropane becomes the major product, but in anti-Markovnikov 1 bromopropane will be the major product, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ ये मार्कोनिकॉफ समझ गए आप। मार्कोनिकॉफ में क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि प्रोपीन की जब HBr के साथ में रिएक्शन होगी तो HBr का जो Br है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होंगे, एंड दिस रूल विल बी कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ रूल। इतना समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और आपके दिमाग में आई होगी कि मार्कोनिकॉफ ऐसा कहा ले आया यहां पे, कौन सी चीज बता दी है कि यही मेजर बन रहा है, इसका कोई रीजन होगा, कोई लॉजिक होगा इसके पीछे कि ऐसे ही जो मार्कोनिकॉफ ने बोल दिया है ना। ये बाबा बागेश्वर तो है नहीं जिनका हनुमान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है ना, किसी लॉजिक पे बोला होगा ना। तो ये लॉजिक हमें कैसे मालूम चलेगा, मालूम चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो हम आ जाते हैं सीधे मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ। मैकेनिज्म कैसे होगा देखो, अब ये जो मैकेनिज्म है इसमें कार्ब कैटायन बनता है, ये कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है, ध्यान रखिएगा। मतलब in between the reaction there will be formation of carb cation takes place, getting? So how? देखिए पहले जो HBr है, HBr को पहले स्प्लिट कर लीजिए, ये आयनिक कंपाउंड है H प्लस एंड Br माइनस। अच्छा HCl HBr HI और HF, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, कौन बताएगा? किसी एक दिन मैं बता रहा था, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। HBr H प्लस एंड Br माइनस में स्प्लिट हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसका जो H प्लस है वो अटैक करेगा ऑन द लो पाई बॉन्ड, ठीक है ना, ऑन द पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन। तो ये एल्कीन है आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताइएगा कौन सा इफेक्ट यहाँ पे बताने वाले हैं हम। जैसे ही H प्लस इस एल्कीन के पास में आएगा, प्रोपीन के पास में आएगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स एनी ऑफ द कार्बन एटम। मतलब ये जो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं वो मोबाइल होते हैं, है ना। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, फाउंड बाय द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स। तो जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर होगी, एक्सिस के नीचे होती है। तो वो कैसे होते हैं, वो मोबाइल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, H प्लस। H प्लस की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किस पे, इस कार्बन पे। क्यों, इसी पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, CH पे क्यों शिफ्ट नहीं हो रहे CH पे इसलिए शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहे, कुछ लेसर अमाउंट में हो रहे होंगे। इस पे सबसे ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहां पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3। CH3 कौन सा इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भगा रहा हो। तो यहाँ पे जो मिथाइल भाई लगे हुए हैं, ये मिथाइल भाई क्या कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर पुश कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मूव ऑन CH2 टू द लार्जर एक्सटेंट एज कंपेयर टू द CH, ठीक है ना। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी और एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पढ़ लिया करो कुछ भाई। अब देखो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज।
तो जो H प्लस है वो किससे बॉन्ड करेगा? नेगेटिवली चार्ज। सिंपल से बात है। भूखा आदमी कहाँ जाएगा? रोटी के पास। और रोटी किसके पास में? CH2 के पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पर। तो ये बन जाएगा आपका CH3CH, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां हो गया CH3। ठीक है ना? अब इसके साथ में दूसरी कंडीशन कौन सी हो रही? देखो ये कौन सा कार्ब कैटायन है? दिस इज सेकेंडरी कार्ब कैटायन, है ना? और अगर पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ होता CH पे, तो ये बनता CH3CH2 CH2 प्लस, मतलब ये माइनर वाली कंडीशन। और ये कौन सा कार्ब कैटायन है? दिस वन इज प्राइमरी कार्ब कैटायन। ठीक है ना? तो दो तरह के कार्ब कैटायन यहां पे मिल रहे हैं। कौन कौन से? सेकेंडरी कार्ब कैटायन बन रहा है कब? जब पाई इलेक्ट्रॉन CH2 पे आ जा रहा है। और प्राइमरी कार्ब कैटायन कब बन रहा है? जब पाई इलेक्ट्रॉन CH पे आ जा रहा है। ठीक है ना? समझ पा रहे हो? स्टेबल कौन है? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब कैटायन, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन मेथाइल। दिस इज अ स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसके पास 9 वेज ऑफ स्टेबिलिटी होता है। ठीक है ना? तो अब देखो, मैंने पहले भी कई बार बोल रखा है कि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल है वो प्रोडक्ट कैसा होगा? दैट प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बनेगा, वो ज्यादा अपने आप को फैलाएगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है ना? जैसे हम लोगों की जनरल लाइफ में होता है, इन द सेम वे हियर ऑल्सो। ठीक है? तो क्या हो गया? सेकेंडरी कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्ब कैटायन। और इसकी इस सेकेंडरी कार्ब कैटायन पे अब कौन अटैक करेगा? Br बचा हुआ था, Br माइनस। तो सेकेंडरी कार्ब कैटायन से बन गया CH3CH Br एंड CH3। दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। और ये सेकेंडरी कार्ब कैटायन से बन रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। अगर यहां पे इसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन होता कि सेकेंडरी किसी तरह से टर्शरी में चेंज हो जाए, इधर बाय हाइड्राइड शिफ्ट और बाय मिथाइल शिफ्ट, तो भी ये ट्राई करता, तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई दूसरा मेजर प्रोडक्ट बन रहा होता। ठीक है ना? मतलब कार्ब कैटायंस जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, कार्ब कैटायन हो चाहे फ्री रेडिकल्स हो चाहे कार्ब एनायंस हो, सब में अगर उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप नीट का पेपर दे रहे हो, चाहे IIT का दे रहे हो, चाहे इवन बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है? तो यहां से बन गया 2 ब्रोमो सेकेंडरी कार्ब कैटायन से। और प्राइमरी कार्ब कैटायन पे जब Br अटैक करेगा तो बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। और 1 ब्रोमोप्रोपेन आपका कौन सा हो गया? ये प्राइमरी कार्ब कैटायन से बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, देन दैट्स व्हाई इट इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है? तो समझ पाए? मार्कोनिकॉफ थोड़ा सा लंबा खींचा मैंने, इसको खींचना मजबूरी थी, क्योंकि अगर समझाते नहीं तो समझ नहीं आता, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है अभी। ठीक है ना? जो नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगे जहां पे कॉन्सेप्ट कम होगा, रिएक्शंस ज्यादा होंगी, तो फिर हम इतना वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। सो नाउ कम टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खरास इफेक्ट। कौन सा? खरास इफेक्ट। ये क्या है भाई? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं खरास इफेक्ट। और ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, तो इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है ना? अभी आपको डिफरेंस मालूम चल जाएगा कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। यहां पे इतना तो आपको मालूम चल गया होगा कि व्हाई दिस 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट इन मार्कोनिकॉफ रूल। व्हाई? Because formation of carb cation takes place, secondary carb cation takes place, and this secondary carb cation is more stable than that of primary carb cation. So the product formed from secondary carb cation will be the major product. ठीक है ना? खरास इफेक्ट में आते देखो, ये कह रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब एंटी मतलब अपोजिट टू द व्हाट? अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ के ये उल्टा होगा। कैसे? मार्कोनिकॉफ में जो मेजर बन रहा था वो
कब बन रहा था? जब Br जो है ऐसे कार्बन से जुड़ रहा था जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम थे। अभी क्या होने वाला है, अगर हम पेरोक्साइड ले लें, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्शन लेते हैं हम प्रोपीन, वही सेम कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन कराते हैं फिर से HBr के साथ में ही, बट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है ना? तो जब बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन होगा तो Br किससे जुड़ेगा? फॉर एडिशन ऑफ Br फ्रॉम HBr takes place to that carbon which has greater number of hydrogen atoms। ध्यान रखिएगा, हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड की बात कर रहे हैं। ये कार्बन भी कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन भी कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पे मत जोड़ दीजिएगा आगे। अगर हमने बोल दिया बॉन्डेड टू दैट कार्बन विच हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो लार्जेस्ट तो इसके पास में है, बट ये कार्बन कैसा है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 की बात कर रहा हूं मैं, sp2 की, अनसैचुरेटेड कार्बन की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो Br किससे जुड़ेगा? CH2 से जुड़ेगा। तो ये बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 एंड Br। अब ये एंटी मार्कोनिकॉव है, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, बट साथ में जो माइनर बन रहा होगा वो CH3 CHBr एंड CH3, और ये कौन सा हो गया आपका? माइनर प्रोडक्ट। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बार पूरा वीडियो पढ़ लोगे तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। और जैसे ही इस तरह की रिएक्शन दिखेगी आपका ब्रेन रीड कर लेगा, अच्छा मार्कोनिकॉव है ये। ठीक है ना? तो थोड़ा सा लेंदी वीडियो जा रहा है एक्सप्लेनेशन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और एक बार जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप मार्कोनिकॉव रट के बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो गया? 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर हो गया। अभी क्या था? मार्कोनिकॉव में 2 ब्रोमोप्रोपेन वाज द मेजर प्रोडक्ट। कहां से मालूम चलेगा कि ये भाई ये 1 ब्रोमो कहां से आ गया? ये मालूम चलेगा फ्रॉम द मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म यहां पे कौन सी होगी? बताओ, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल। ठीक है, तो मैकेनिज्म होगी, मैकेनिज्म विल बी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, वहां पे कौन सा था? कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3-2-1। फ्री रेडिकल्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में तुरंत मैसेज मारिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल कौन सा होता है? टर्सरी फ्री रेडिकल विल बी द मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, देन प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड देन मेथाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स अगर नहीं आता है तो पढ़ डालिए एक बार, क्योंकि ये जो है फ्री रेडिकल्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर वो नहीं आ रही आपको तो ये भी नहीं आ रही होगी, फिर ये समझ लो। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे माइनस आर लग रहा है, यहाँ पे प्लस ई लग रहा है, आपको पता ही नहीं है वो चीज। अब हम इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं। ठीक है ना? तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है? ऑलवेज इनिशिएशन। कौन सा हम लेंगे? बेंजोइल पेरोक्साइड से हम फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सुटेबल फ्री रेडिकल। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे एक अपना हेडिंग बना लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सुटेबल फ्री रेडिकल। सुटेबल फ्री रेडिकल हमको चाहिए। सुटेबल फ्री रेडिकल के लिए हम बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे, C6H5, फॉर्मूला देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, O O, फिर C डबल बॉन्ड O एंड C6H5। दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। और इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड कौन सा है? देखो, OO बॉन्ड, जहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, पेरोक्साइड बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है ना? इसकी हो जाएगी कौन सी रिएक्शन? होमोलिसिस। होमोलिसिस जानते हो? बॉन्ड इक्वली टूट जाए। तो जब ये बॉन्ड इक्वली टूटेगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ऑक्सीजन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन को, और यहां पे बन जाएगा 2
C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड O और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड बेंजोइल फ्री रेडिकल। ठीक है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कोई भी? अब उधर का इरेज कर लेता हूं। ठीक है। बेंजोइल पेरोक्साइड, हाँ यहां से बेंजोइल फ्री रेडिकल्स, यहां समझ में आया? ये बेंजोइल फ्री रेडिकल बन गया। बट ये सुटेबल फ्री रेडिकल नहीं है, हमें सुटेबल फ्री रेडिकल चाहिए। तो फिर से ले लीजिए बेंजोइल फ्री रेडिकल C6H5C डबल बॉन्ड ON O फ्री रेडिकल। इसमें फिर से करा दीजिए होमोलिसिस। कहां से? ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, C6H5 और कार्बन वाला बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन किसको मिला? कार्बन को। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको मिला? इस वाले कार्बन को। अब देखो, अगर होमोलिसिस यहां से हुई तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शादी कर ली और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ब्याह कर लिया। ठीक है, दूसरा क्या बचा? ये बेचारा अकेला हो गया, C6H5, तलाक हो गया इसका। C6H5 फ्री रेडिकल बन गया। अभी भी ये डिजायर्ड फ्री रेडिकल नहीं है, आपको डिजायर्ड फ्री रेडिकल चाहिए जो ये रिएक्शन करवा सके। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो C6H5 फ्री रेडिकल बना है, ये किससे रिएक्ट कर जाएगा? दिस विल रिएक्ट विद HBr। और आपको पता है एक फ्री रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल की क्या करा देता है? होमोलिसिस। तो यहां पे फर्दर होमोलिसिस हो जाएगी, और फर्दर होमोलिसिस होगी तो ये बॉन्ड फिर से टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन मिला हाइड्रोजन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिला Br को। हमें सुटेबल चाहिए, है ना, जो डिजायर्ड है। तो हाइड्रोजन इसके साथ में मिलके क्या बना दिया? C6H6 बेंजीन, और प्लस बन गया Br फ्री रेडिकल। इसको हम बोलेंगे ब्रोमाइड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है एंड ड्यू टू दिस दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारा डिजायर्ड फ्री रेडिकल था। इसको पाने के लिए हमने इतने पापड़ बेले। ठीक है, अब क्या होगा? अब दूसरा स्टेप हमारा वही होगा, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल ओवर द प्रोपीन, क्योंकि हमने प्रोपीन लिया था। तो ये हो जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल। देखो, फ्री रेडिकल क्या करेगा? इस पाई बॉन्ड की होमोलिसिस कर दो। ये पाई बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन मिला इस कार्बन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिला दूसरे sp2 हाइब्रिड कार्बन को। अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। CH के पास एक इलेक्ट्रॉन है और CH2 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इधर Br भाई साहब भी बैठे हुए हैं, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। कह रहे जल्दी आओ। ठीक है, तो ये दोनों से बॉन्ड बना सकता है ना, दोनों से बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। अगर ये CH से जुड़ता है तो ये बनेगा CH3 CH Br एंड CH2। इनका तो इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया नहीं, ये फ्री रेडिकल रहेगा। प्लस अगर ये Br CH2 से जुड़ता है तो ये बन जाएगा CH3 CH, इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये हो जाएगा CH2 Br। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, मालूम चल गया ना कि वाई दिस 1 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। बताओ, समझ पाए नहीं समझ पाए? समझ गए, क्योंकि यहां पे ये क्या बन रहा है? प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे क्या बन रहा है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। एंड यू नो दैट सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी फ्री रेडिकल। हमने क्या बताया कि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल है उसको तो मेजर होना है, और इंटरमीडिएट किसका स्टेबल है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल का। ठीक है, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, ये फिर HBr, इसकी होमोलिसिस हो गई और ये H जुड़ गया, यहां से दूसरा मॉलिक्यूल यूज किया हमने, ये बन गया CH3 CH2 CH2 एंड Br। अब ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, समझ पाए? यहां पे भी HBr से रिएक्शन होगी तो H किससे जुड़ जाएगा? यहां से बनेगा CH3 CH Br एंड यहाँ पे CH3, एंड दिस इज 2 bromopropane, and this 2 bromopropane is minor here because it is formed from the
primary free radical, and this is formed from the secondary free radical and that's why it is the major product. Getting? तो ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है और बहुत सारा पूछा सकता है। अब मैं कुछ रिएक्शंस यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको फटाफट जवाब देना है, आंसर बताना है हमको। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में फटाफट मैसेज भेजिए। देखिए अब ये आपको अपने आप से करना है, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं बस। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। सपोज द कंपाउंड इज दिस plus HBr. Write the major and minor both product and tell me the reason which one will be the major product and why. ठीक है, एक ये कंपाउंड हो गया। और यही रिएक्शन जो है सेम यही, इसकी भी HBr से रिएक्शन करा दो, बट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, इन तीनों के जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स हैं विद रीजन कमेंट बॉक्स में चाहिए, दम है तो मैसेज करो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अदर कौन से मेथड्स हैं जो हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए अभी बचे हुए हैं? तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया था पहले ही। मार्कोनिकॉफ हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सब हो गया। अब आ जाते हैं हम सीधे कौन सी रिएक्शन बची हुई है? एक रिएक्शन और यहां पे यूज करते हैं हम, बोरोडीन हुन्स-डिकर रिएक्शन। बोरोडीन हुन्स-डिकर रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन? हुन्स-डिकर, DICKER, हुन्स-डिकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है? When silver salt of fatty acid is allowed to react with bromine in presence of acetone, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का फॉर्मूला हो जाता है RCOOAG। इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करा देनी है एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है ना? तो देखो, जब ये क्या है हमारा, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहां पे R की जगह आप CH3 या C2H5 कोई भी ले सकते हो अगर हम हैलो एल्केन्स बना रहे हैं तो। और अगर हैलो एरीन बनाना है तो R की जगह आपको एराइल ग्रुप लेना पड़ेगा एंड दैट इज C6H5। ठीक है, तो क्या होगा? देखो AgBr निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड प्लस CO2 निकल जाएगा, बचा क्या? R और Br बचा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हैलो एल्केन का। अब अगर R की जगह हम C2H5 लेते हैं तो हो जाएगा CH3CH2, C डबल बॉन्ड ONAG। R की जगह हम कोई बल्कि ग्रुप भी ले सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा, इसकी रिएक्शन कराई आपने Br2 से एसीटोन की प्रेजेंस में, तो बाई प्रोडक्ट निकल गया AgBr प्लस बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज प्लस व्हाट इज लेफ्ट? CH3CH2 एंड Br लेफ्ट, तो ये बन गया CH3CH2 एंड Br। ठीक है ना? इस तरह से हम क्या करेंगे? हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशंस कर लेते हैं। एक और रिएक्शन बची हुई है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस की बात की थी मैंने थोड़ी सी, मैंने आपको शॉर्ट्स रिएक्शन बताई थी, और फिल्किस्टीन रिएक्शन एक बची हुई है जो मैंने नहीं बताई, उसको भी बता देता हूं। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस में ये लिख लिया आपने, इनके प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, और पूरा वीडियो देखिएगा, फॉलो जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, धमाल मचा दीजिए। तहलका हो जाना चाहिए, तहलका हो जाना चाहिए। ठीक है, हम आते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस में या एक्सचेंज रिएक्शंस। एक्सचेंज रिएक्शंस में मैंने बताया था कि जैसे फ्लोरो कंपाउंड चाहिए आपको, ठीक है, तो फ्लोरो में क्या है? फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं करवा पाते एल्केन्स का, तो हमें फ्लोरो नहीं मिलता है।
तो फ्लोरो कंपाउंड अगर आपको चाहिए तो हम कौन सी रिएक्शन करवा रहे थे? स्वार्ट्स रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन है? हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हमने, तो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस में क्या होता है, हैलोजन ही हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है, डिस्प्लेस कर रहा होता है। ठीक है, कैसे डिस्प्लेस कर रहा होता है? एक रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, स्वार्ट्स रिएक्शन। यहां पे क्या हो रहा था, स्वार्ट्स रिएक्शन में Rx की हम जब Ag2F2 या AgF से रिएक्शन कराते हैं, या COF2 ले लेते हैं, या Hg2F2 ले लेते हैं, इस तरह का कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो Agx निकल जाता है और Rf आपका बन जाता है प्लस Agx निकलता है। ठीक है ना, X की जगह यहाँ पे Cl और Br में से कोई हो सकता है। तो देखो फ्लोरीन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो Cl को डिस्प्लेस कर रहा होगा या Br को डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं, कौन सी रिएक्शंस हो रही है यहाँ पे? एक्सचेंज। R कह रहा है भाई फ्लोरीन हमको दे दो और हमसे क्लोरीन या ब्रोमीन कोई ले जाओ। ठीक है ना, अदला बदली कर लेना, दैट इज द एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज रिएक्शंस करते क्यों थे? क्योंकि फ्लोरिनेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था, हाईली रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा थी इसकी वजह से। ठीक है, दूसरी रिएक्शन कौन थी हमारी? एक आयोडिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी आपने। आयोडिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जो आयोडीन है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव थी। आपने रिएक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ा था, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। फ्लोरिनेशन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी। आयोडिनेशन हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये कैसा है, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर टुवर्ड्स हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जा रही थी तो आपको HNO3 या HIO3 लेना पड़ रहा था। ठीक है ना, तो इसको भी हम हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन से बना सकते हैं और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिनकिल्स्टीन रिएक्शन। इन रिएक्शंस के इंटर कन्वर्जेंस में बहुत जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। इंटर कन्वर्जेंस अभी हम लोग सारे करेंगे, बहुत जो भी सारे A to Z जो भी इंपॉर्टेंट है। फिनकिल्स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, Rx की हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा देते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। अब देखो X यहाँ पे क्या होगा, या तो Cl होगा या तो Br होगा। तो क्या होगा, I will displace the X, मतलब दिस आयोडीन विल डिस्प्लेस द Cl और Br, दोनों में से किसी को भी डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड एंड प्लस NaX। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिनकिल्स्टीन रिएक्शन। यहां पे भी हम R की जगह कोई भी CH3 या C2H5 या कोई भी हम एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, व्हाटएवर। ठीक है, तो जैसे हमने R की जगह ये C2H5 लिया होता तो ये हो जाता C2H5X की जगह Cl ले लें तो C2H5Cl प्लस NaI। NaCl देखो निकल गया, क्या बन गया? C2H5I एंड प्लस NaCl। दिस इज फिनकिल्स्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हैलो एल्केन्स के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। थॉरोली पढ़िएगा कि इनके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, हम और फर्दर एग्जांपल लेके इनकी एप्लीकेशंस को करते रहे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हैलो एरीन्स की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने इतना समय दिया हमको हमारे वीडियो को देखने के लिए। हो सकता है आपका भी काम बन गया हो, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।